यूपी बोर्ड एग्जाम बायोलॉजी मॉडल पेपर में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन को लेते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि मैंने कई सारे मॉडल पेपर अपलोड किए हैं। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में जाकर के वो मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। चलिए आज का मॉडल पेपर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला है, आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। यानी कौन सा आनुवांशिक विकार या आनुवांशिक रोग 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता या ट्राइसोमी के कारण होता है? तो देखिए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21वां जो गुणसूत्र होता है उसमें 3 गुणसूत्र हो जाते हैं और इसीलिए इसको ट्राइसोमी कहा जाता है या त्रिसूत्रता कहा जाता है, या इसी को एकाधिक सूत्रता भी कहते हैं, यानी एक अधिक गुणसूत्र हो जाता है। तो डाउन सिंड्रोम पर मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है। इसको मंगोलियाई जड़ता भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। क्लाइनफेल्टर पर भी है, टर्नर पर भी है, थैलेसीमिया पर भी है, सभी पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है। यानी किस रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है? तो देखिए, इसमें जो टाइफाइड है, टाइफाइड रोग की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में तो देखिए, पहला है, आनुवांशिक रूपांतरण फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाता है। बिल्कुल सही बात है। फिर अगला है, आनुवांशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता को कम करता है, यानी पीड़कनाशक खत्म होते हैं, ये भी सही है। आनुवांशिक रूपांतरण खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन सही, इसका मतलब ये वाला सही होगा, चौथा, ये सभी सही होंगे। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन, अपयुग्मन किसे कहते हैं? अपयुग्मन। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपयुग्मन किसे कहते हैं, किस तरह से लिखेंगे। देखिए, मैंने लिख कर रखा हुआ है, आपको कैसे लिखना है ये हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपको वहां पर कॉपी पर नहीं लिखना है। उत्तर संख्या 1 डालेंगे। पहले में देखिए उत्तर प्रदेश सही था, तो इस तरह से लिख लेंगे बढ़िया सा। यहाँ भी उत्तर संख्या 1 डालेंगे और 1 कक्का यहाँ डालेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें उत्तर प्रदेश सही था, मैंने उत्तर प्रदेश लिखा। फिर 1 कक्खा डाउन सिंड्रोम, 1 का गा टाइफाइड, 1 का घा, ये सभी इस तरह से लिख लेंगे। और लिखने के बाद फिर हेडिंग डालेंगे उत्तर संख्या 2, और उत्तर संख्या 2 में डालेंगे इधर 2 का। बिल्कुल स्पष्ट लिखना है आपको, ताकि एग्जामिनर को चेक करने में कोई भी परेशानी ना हो। और हेडिंग डालेंगे अपयुग्मन। जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका से, जैसे सहायक कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है, तो उसी प्रक्रिया को अपयुग्मन कहते हैं। देखिए, जब ये भ्रूण कोश था और इधर से ये परागनलिका आई थी, यहाँ पर सहायक कोशिकाएं थी, यहाँ पर अंड कोशिका थी, ये वाली अंड कोशिका थी, ये सहायक कोशिकाएं थी, यहाँ पर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं थी, प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, और यहाँ पर द्विध्रुवीय केंद्रक था। तो देखिए, जो नॉर्मल में क्या होता है कि निषेचन होता है। जब अंड कोशिका से संलयित हुआ, निषेचन हो गया, और यहाँ द्विध्रुवीय केंद्रक से तो दोहरा निषेचन हो जाता था। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन अगर ये ना हो तो इसमें देखिए, सहायक कोशिका से या प्रतिध्रुवीय कोशिकाओं से अगर नए जीव का निर्माण हो जाता है तो उसे ही अपयुग्मन कहा जाता है। यही चीज इसमें कही गई है, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूणकोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका से हो जाए, सहायक कोशिका या प्रतिध्रुवीय कोशिका जैसे होती हैं, ये प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, अगर इनसे हो जाए तो इस प्रक्रिया को अपयुग्मन कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था? तो देखिए, मंगोलियाई जड़ता भी मैंने बताया था क्या होता है, ये डाउन सिंड्रोम होता है। और किसने खोजा था, पूरी जानकारी इसको कैसे लिखेंगे, कितना 1 नंबर का है तो कितना लिखना है, आइए देखते हैं। देखिए, मैंने लिख कर रखा है, हेडिंग डालेंगे मंगोलियाई जड़ता। आप चाहें तो अंडरलाइन भी कर दें, यहां भी 2 का खा डाल देंगे, अच्छे से लिखना है। यह एक ऑटोसोमल गुणसूत्रीय विकार है, क्योंकि ऑटोसोम गुणसूत्र में होता है, इसलिए ऑटोसोमल गुणसूत्रीय विकार है, जो 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण होता है। जो 21 नंबर का गुणसूत्र होता है, हम लोग सभी जानते हैं गुणसूत्र पेयर में होते हैं,
तो कहा गया कि 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, तो इसमें 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसलिए इसको ट्राइसोमी कहा जाता है। तो ट्राइसोमी के कारण होता है, इसमें व्यक्ति में 21वें गुणसूत्र की संख्या में 1 गुणसूत्र और बढ़ जाने के कारण कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, क्योंकि 46 गुणसूत्र उसकी कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि 1 गुणसूत्र बढ़ गया है इसलिए 47 हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इसकी खोज लैंगडॉन डाउन ने की थी। लैंगडॉन डाउन वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी और अपने ही नाम पर इन्होंने इसका नाम क्या रखा, डाउन सिंड्रोम रखा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए 2 का गा नंबर था, तीसरा था गा नंबर, तो यहाँ पर 2 का गा डालेंगे और लिखेंगे सेब को आभासी फल या कूट फल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण पुष्पासन से होता है। कहां से होता है? ये पुष्पासन से विकसित हो जाता है। जो सेब होता है ये पुष्प के पुष्पासन से विकसित होता है, इसीलिए इसको आभासी फल या असत्य फल या कूट फल कहा जाता है। और सेब अंडाशय से विकसित नहीं होता है। आमतौर पर क्या होता है कि जितने भी फल होते हैं वो अंडाशय से विकसित होते हैं, लेकिन सेब अंडाशय से विकसित नहीं होता है, इसीलिए इसको आभासी फल या कूट फल कहा जाता है। और सत्य फल या वास्तविक फल हमेशा अंडाशय से विकसित होते हैं। यही लिख देंगे। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए 20% साइटोसिन दे रखा है और एडेनिन की गणना करनी है, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए चारगैफ के नियम के अनुसार A बराबर T होता है, यानी एडेनिन बराबर थायमिन होता है। जितना एडेनिन होगा उतने थायमिन होता है। इसी प्रकार से जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होता है। अब प्रश्न में साइटोसिन की मात्रा 20% दी है, तो C बराबर 20 हो जाएगा। अब C बराबर 20 है तो G बराबर भी 20 होगा, क्योंकि C यानी साइटोसिन ग्वानिन के हमेशा बराबर होता है। तो C बराबर 20, इसलिए G बराबर 20 भी हो जाएगा। अब दोनों 40% हो जाएंगे, यानी C प्लस G इज इक्वल टू 40% हो जाएगा। अब चारगैफ ने बताया था कि A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C, यानी प्यूरीन पिरामिडीन के बराबर होती है। जितनी प्यूरीन होगी उतनी ही पिरामिडीन होती है। अब इसमें आप चाहे तो मान रख सकते हैं। देखिए G की जगह पर 20, T के और C की जगह पर 20 रख देंगे, क्योंकि ये मान हमको पता है। अब A प्लस T बराबर 100, इसका अगर हम मान लें पूरे का, इसका 100 मान लें बराबर, तो यहाँ पर 100 में से अब ये 40 आ जाएगा, इसको घटा देंगे। इस तरह से ये A प्लस T बराबर 60 आ जाएगा, 40 नहीं 60 आ जाएगा। अब चूंकि ये T के बराबर होता है, इसको 2 से भाग दे देंगे तो 30% आ जाएगा। इस तरह से एडेनिन की मात्रा कितनी होगी? 30% हो जाएगी। तो एडेनिन की मात्रा कितनी? 30% निकल आएगी। फिर अगला है निकोटीन क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए निकोटीन एक एल्कलाइड है, एक रासायनिक यौगिक होता है जो कि एल्कलाइड है, जो तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। कहां से? तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होती है और इसे नशे के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये नशीला रासायनिक पदार्थ होता है। इतना लिख देंगे। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन पर। संयोजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं? इसके कृषि में क्या उपयोग है, इनका वर्णन करना है। तो जो पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक है, ये एक कोई पौधा जैसे है, कोई देसी पौधा है, ये देसी जीन में विदेशी जीन को ट्रांसफर करके बनाया जाता है, तो इसे ही पुनर्संयोजन डीएनए कहा जाता है। पुनर्संयोजन डीएनए क्या हुआ? जैसे कोई एक पौधा है, तो अब इसके डीएनए को निकाल लिया गया, कट किया गया, और किसी विदेशी पौधे को या वांछित पौधे के डीएनए को निकाल लिया गया, और निकालने के बाद इस डीएनए को इस डीएनए को जोड़ दिया गया। अब ये जो नया डीएनए बना जोड़ने के बाद, इसे ही पुनर्संयोजन डीएनए कहा जाता है। और ये जो पुनर्संयोजन डीएनए है, ये कृषि के क्षेत्र में, जीवों के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है। जैसे कोई मुर्गी है, तो मुर्गी पहले अंडे कम देती थी, तो इस विधि के द्वारा अब वो मुर्गी अंडे ज्यादा देगी। जैसे गाय है, दूध कम देती थी तो दूध ज्यादा देगी। धान वह है तो धान में कम पैदावार होती थी, धान अधिक पैदावार होगी। तो इस तरह से इसके बहुत सारे उपयोग हैं कृषि क्षेत्र में। मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है।
फिर अगला है सहभोजिता अथवा कमेंसलिज्म को परिभाषित कीजिए तथा इसका उदाहरण दीजिए। देखिए सहभोजिता क्या होता है, जैसे दो जीव हैं, कोई दो जीवधारी हैं, तो इनके बीच की ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें ये दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ये दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो उसे ही सहभोजिता कहा जाता है, कमेंसलिज्म कहा जाता है। जीवों के बीच की ऐसी पारस्परिक क्रियाएं जिसमें दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, उसे ही सहभोजिता कहते हैं। एक उदाहरण देना है तो जैसे आर्किड वाला आप दे सकते हैं। वहित मल से आप क्या समझते हैं, वहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? वहित मल में देखिए क्या होता है, कूड़ा करकट होगा, अन्य ठोस पदार्थ होंगे, गंदगियां होंगी, मल होगा, वो सब वहित मल होता है। और वहित मल हमारे लिए किस प्रकार हानिप्रद है? तो देखिए वहित मल जो होता है ये बह करके नदी नालों में आता है, उसमें जल में मिल जाता है, जल में मिलने से जल दूषित हो जाता है, उसमें जो जीव जंतु हैं वो नुकसान, जैसे गाय भैंसों को आपने जल वगैरह पिलाया तो उनको भी नुकसान होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस पर भी वीडियो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए इस तरह से आप बना देंगे। मैं चित्र मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये चित्र द्विकुंडली मॉडल वाला है, बना देंगे, सुंदर सा चित्र बनाएंगे, बड़ा सा, अच्छे नंबर पाएंगे। एक क्वेश्चन है, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु तो सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन को कैसे लिखना है आपको बता देते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन में देखिए इस तरह से मैंने लिख कर रखा हुआ 3 नंबर में, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु तो सहायता देने वाली विधियां परख नली शिशु है, IVF है, गिफ्ट है, AIT है, ICSI है, IUI आदि है। ये बंध दंपतियों को सहायता देने वाली विधियां हैं। तो जैसे पहला लिया जाए तो जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता है उन स्त्रियों के अंडे को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं और निषेचित अंडे को 32 कोष की अवस्था में माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। गर्भावधि पूरे होने के बाद माता सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है, इसे IVF कहा जाता है। और कुछ स्त्रियां ऐसी होती जो अंडे उत्पन्न कर पाती हैं लेकिन निषेचन तथा भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित वातावरण प्रदान कर सकती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो अंडे नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, अंडे नहीं उत्पन्न कर सकती हैं लेकिन निषेचन और भ्रूण परिवर्धन कर सकती हैं, उचित वातावरण उसके लिए प्रदान कर सकती हैं। इस स्थिति में डोनर स्त्री से अंडे लेकर के उसके पति के शुक्राणुओं को मिलाकर के स्त्री की फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है और इस विधि को गिफ्ट कहते हैं। यदि किसी पुरुष के सीमन में शुक्राणुओं की संख्या कम है तो पति या दाता पुरुष से शुक्राणुओं को सांद्रित करके कृत्रिम विधि के द्वारा स्त्री की योनि में पहुंचा दिया जाता है। इस विधि को असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है? तो देखिए असंग जनन क्या है, अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही हो जाता है। अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही हो गया है, असंग जनन कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि बिना निषेचन के ही नया पौधा बन जाए, उसे ही असंग जनन कहा जाता है। और इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जो लाभदायक गुण हैं उनको अनिश्चित समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, इससे हमारे संकर पौधे प्राप्त होते हैं। और इस विधि से कैसे संकर पौधे प्राप्त होते हैं? अब संकर पौधे से क्या होता है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिससे क्या होगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आइए सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जल्दी से अंतर को देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक कोड क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है? आनुवांशिक कोड क्या है, किस प्रकार कार्य करता है? परजीविता, सहोपकारिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। टिप्पणी और इस पर मेरे चैनल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। बायोस्मी और अंतराओस्मी क्या है? ये शीत रुधिर और गर्भ रुधिर वाले प्राणियों वाला वही है अंतर। तो अंतर फुल अपलोडेड है मेरे चैनल में, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। तो इसके बारे में भी चैनल में अपलोडेड वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है जीन चिकित्सा क्या है? मानव में एडिनोसिन डीएमिनेज यानी ADA की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन करना है। तो वीडियो अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वर्णांधता क्या है? यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है तो इस दंपत्ति के पुत्रों को प्रासामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा? तो देखिए वर्णांधता क्या, पहले ये बताना है, फिर क्रॉस करवा करके आपको बता देना है पूरा डिटेल। पॉलीमरेज श्रृंखला क्रिया यानी PCR का उपयोग करते हुए किसी लाभकारी जीन का प्रवर्धन कैसे करेंगे?
ये पीसीआर फोटोकॉपी मशीन एक तरीके की होती है। इस पर वीडियो में चैनल अपलोड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जैव विविधता क्या है, वन्य जीव से यह किस प्रकार भिन्न है, पारतंत्र के लिए कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। तो फुल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। जलोद्भिद, जबकि मरुद्भिद ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसमें जलोद्भिद मैंने दे दिया है, मरुद्भिद वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप जलोद्भिद भी तैयार कर लीजिए। आकार की अनुकूलन, यानी आकार में उसके जो बाह्य अनुकूलन होते हैं उसके बारे में वर्णन करना है। फिर युग्मक जनन क्या है, नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। युग्मक जनन में शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दोनों आते हैं। अब युग्मक जनन क्या है ये बता देंगे, उसके बाद फिर मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन करना 5 नंबर का है। अगर आप ये नहीं करते तो अथवा जैव विविधता के छाती के कारण लिख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। वैश्विक उष्णता, तो इसकी जगह पर आप ओजोन परत कर लीजिए, ओजोन परत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत के बारे में बता दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्वतंत्र विवन का नियम मेंडल का नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेंडल ने बीजों को लेकर के प्रैक्टिकल किया था। डीएनए का अर्ध संरक्षित प्रतिक्रियन, तो इस पर भी आप लिख सकते हैं, मेरे चैनल वीडियो अपलोड डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्थानांतरण क्या है, बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बायोगैस हालांकि कोरोना के कारण हटी हुई है, तो ये क्वेश्चन आप काट सकते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैविक खाद क्या है, हाथी पांव, वैक्सीन तथा उनसे होने वाले लाभ। तो इस पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वीडियो।